हेलो गाइस, आपका स्वागत है श्रीदेव पीयूष के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में। तो चलिए अपन लोग बिना वक्त जाया करते हुए चलते हैं कहानी की ओर आगे। तो बेसिकली ये कहानी की शुरुआत होती है मेरे दोस्त रचित से, जो कि एक जॉब के चक्कर में एक ऐसे वीरान हाईवे के मतलब एक ऐसे सुनसान हाईवे के पेट्रोल पंप में काम करते हुए एक ऐसी अदृश्य नहीं बोल सकते हम, एक इतनी खतरनाक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के नज़र में आ गया। कह सकते हैं वो उस जगह से बहुत मुश्किल से निकल पाया है। चलिए अपन लोग चलते हैं आज की कहानी की ओर आगे। तो ये कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से, जहां का नाम तो मैं बेसिकली नहीं बता सकता हूँ। आप A to Z सोच सकते हो। आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि वो जो जगह है वो नासिक और नागपुर के बीच में है, गांव है बेसिकली। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गांव है। तो क्या होता है बेसिकली, हमारा जो रचित है ये 19 साल का हो चुका था, और 19 साल का होने से पहले ये इसके पापा और इसकी मम्मी और इसकी छोटी बहन अपने घर में रहा करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन इसके पापा की डेथ हो जाती है, और इसके पापा एक पेट्रोल पंप में काम किया करते थे। अब वो पेट्रोल पंप उनके घर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर था। उनके पापा साइकिल से जाया करते, साइकिल से आया करते थे। तो क्या होता है कि इनके घर में थोड़ा बहुत पहले ही से पैसों की तंगी चल रही थी, क्योंकि पेट्रोल पंप में काम करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा मिलते होंगे 10,000 15,000 एंड ऑल। अब उसके बाद एकदम से इन्हें बहुत ज़्यादा नीड हो गई, क्योंकि इसके पापा जैसे ही ख़त्म हुए 19 साल में, ये अपना 12th पास आउट करके फर्स्ट ईयर में आया ही था, और इसको एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होता है। उस वजह से ये भाई 2 महीने तो बहुत ज़्यादा सदमे में रहता है। इसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन से गुजर रही होती है। लेकिन उसके बाद इसकी माँ कहती है कि बेटा अब तुम्हें ही कमाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास कमाने के लिए कोई नहीं है, और हमारे घर में जितने रखे पैसे हैं वो भी धीरे धीरे करके उठ जाएंगे, और हमारी सेविंग्स ऑलरेडी ख़त्म होने ही वाली हैं। तकरीबन 1 महीने हम लोग चला सकते हैं। तो उसके बाद हमारा रचित है, उसके अंदर जान आती है कि नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसके बाद रचित अपनी जो है कॉलेज की पढ़ाई छोड़ता है, और उसके बाद जाता है किसी जॉब की तलाश में। लेकिन वो डिलीवरी की जॉब ट्राई करता है, हर चीज़ की जॉब ट्राई करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कहीं पर जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमारा रचित की क्वालिफिकेशन कुछ ऐसी थी नहीं। हमारा रचित ने कुछ और हमारा रचित ऊपर से पढ़ने में भी एवरेज था, और उसने कहीं कहीं जॉब इंटरव्यूज दिए, लेकिन वहाँ पे भी नहीं निकल पाया बिकॉज क्वालिफिकेशन। अब कुछ नहीं, इसके बाद क्या होता है कि हमारा रचित जाता है गांव के बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, कि कहीं तो जॉब मिले। अब उसके बाद कुछ नहीं, एक दिन क्या होता है कि रचित उस रात को सो ही रहा होता है। एकदम से रचित को 4 बजे एक फोन आता है, और वो होता है प्रियांशु का। जी हाँ दोस्तों, रचित का बहुत जिगरी दोस्त प्रियांशु। प्रियांशु बोलता है कि भाई तू मेरे चाचा के पेट्रोल पंप पर काम करेगा, और मैंने सुना है कि तुझे काम की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर तुझे करना है तो तू कर सकता है। तकरीबन 30,000 रुपये प्रति माह उसकी सैलरी थी। जी हाँ दोस्तों, उस जगह पे जो चीज़ खाली थी 30,000 रुपये, और कुछ क्वालिफिकेशन नहीं। हमारे रचित को थोड़ी बहुत अजीब लगा, लेकिन रचित ने कहा ठीक है डन है। लेकिन हमारा जो प्रियांशु बोलता है भाई लेकिन सुन तो, अब ये जगह तुझे पता है ये कहाँ कहाँ पे है? रचित कहता है अरे भाई कहीं पे हो, मुझे जॉब की ज़रूरत है, तू बस मुझे जॉब प्रोवाइड कर दे, मुझे कुछ नहीं जाना। तो हमारा प्रियांशु कहता है ठीक है भाई, कल दिन में तू आ जाना, मैं तुझे दिखा दूंगा। तो रचित कहता है ठीक है भाई, और फिर रचित सो जाता है एंड प्रियांशु की कॉल काट देता है। अब उसके बाद कुछ नहीं, हमारा रचित उठ जाता है सुबह की 7 बजे, और हमारा जो प्रियांशु है वो उसे 12 बजे लेने के लिए आता है, और वो उसे ले जाता है एक बहुत दूर के एक ऐसा वीरान सा हाईवे, जहाँ पर पेड़ों तक में जान नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर पेड़ पौधे तक मुरझाए हुए थे, गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल नहीं था। और उसके बावजूद भी हमारा जो रचित है ये बहुत खुश था कि मुझे जॉब मिलने वाली है। रचित ने कभी ये गौर ही नहीं कर पाया कि इतनी सुनसान रोड। अब उसके बाद प्रियांशु कहता है रचित से चलते चलते ही कि रचित तू कर लेगा ना ये जॉब? तो रचित हमारा कहता है भाई क्यों नहीं करूँगा, मैं तो रोज आऊँगा। तो हमारा प्रियांशु कहता है ब्रो यहाँ पे तुझे 30,000 मिल तो रहे हैं, हालांकि 15,000 मिलते हैं, लेकिन तुझे यहाँ पर 20 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ेगी, और तुझे सिर्फ 4 घंटे मिलेंगे सोने के लिए। हमारा रचित सोचता है और बोलता है
ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने करूँगा, उसके बाद पैसे जोड़ने के बाद कुछ अलग चीज़ देख लूँगा। अभी मुझे नीड है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना गुज़ारा कर लूँ। तो प्रियांशु कहता है ठीक है भाई, प्रियांशु जाता है, पेट्रोल पंप दिखा देता है, बहुत बढ़िया चीज़ें होती हैं। अब प्रियांशु कहता है आगे का काम तुझे मेरे चाचा जी समझाएँगे। और उसके बाद उसके चाचा जी आते हैं और हमारे रचित से 2-3 सवाल पूछते हैं ऐसे ही कि तू क्यों इस वज़ह से जॉब वॉब कर रहा है एंड ऑल। फिर उसके बाद बोलते हैं ठीक है, वो उसको चाबी पकड़ाते हैं बेसिकली और बोलते हैं कि बेटा तू चल मेरे साथ केबिन में। तो हमारा रचित कहता है ठीक है, और प्रियांशु कहता है चल भाई मैं चलता हूँ। कहता है ठीक है भाई मैं चलता हूँ, तू आज ही से जॉब करना चालू कर दे, तुझे मैं पेमेंट करवा दूंगा। तो हमारा कहता है ठीक है, हमारा रचित कहता है सही है भाई, मैं आज ही से जॉब स्टार्ट कर देता हूँ, मेरा पेमेंट भी आज ही से बनना चालू हो जाएगा। तो रचित अपनी मम्मी को कॉल कर देता है कि मेरा जॉब लग गया एंड ये चीज़ है। तो उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रख। अब कुछ नहीं, हमारा रचित बढ़िया से जाता है केबिन में बैठता है, उसके चाचा जी एकदम से सीरियस हो जाते हैं। मतलब केबिन में जाते ही उसके चाचा जी एकदम से माहौल चेंज कर देते हैं, पूरा सीरियस। और उसके चाचा जी बोलते हैं बेटा तुम्हें मैं ये जॉब दे तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे रात के 2 बजे के बाद और 4 बजे से पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको एक इंसान और तुम्हारा जैसा तो पढ़ा लिखा इंसान बिलीव नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर देता हूँ आगे तुम्हारी। तुम्हारा चुप कहता है यार चाचा जी डरा क्यों रहे हो, जॉब ही तो करना है, थोड़ी ना मुझे भूत वूत मानने हैं। चाचा जी भी थोड़ी सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं बेटा तुम जितना ये जॉब को आसान समझ रहे हो इतना ये जॉब है नहीं, क्योंकि रात के 12:30 के बाद यहाँ से एक अजीब सी बहन आती है, उसका नाम होगा शायद ओमनी है। तो ओमनी एक बहुत ऐसे 100 या 50 साल पुरानी वैन आएगी, तुम्हें उस वैन में पेट्रोल फ्री में डालना है। और तुम्हें एक चीज़ और करनी है कि उस वैन के शीशे पूरे खुले होंगे, लेकिन तुम्हें उस शीशे के अंदर नहीं देखना है, किसी भी इंसान को बैठा नहीं देखना है, चाहे इंसान बैठा हो नहीं बैठा हो। बस तुझे पेट्रोल डालना है, वो भी फुल टैंक। और बस पेट्रोल डालने के बाद तुझे ये भी नहीं बोलना है कि जाओ, तुझे अपना काम करके केबिन में आ जाना है। अगर तू उसके दौरान कुछ भी एक शब्द निकालता है तो तू जाने और तेरा काम। और उसके बाद तुझे अपना केबिन लॉक कर लेना है। 4 बजे तक तुझे केबिन में कोई भी 4 बजे तक तुझे केबिन के बाहर कोई भी हलचल सुनाई दे, यहाँ तक कि तुझे लगे कि पेट्रोल पंप में आग लग गई है, उसके बावजूद भी तुझे नहीं निकलना है। और हो सके तो अपने साथ एक ताबीज हमेशा रखना। और मैंने जो बोला है इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना, वरना तुझे पता ही है तू जाने और तेरा काम। और मैं तेरा पेमेंट आज शाम ही को करवा देता हूँ एडवांस, बाकी तू देख ले। तो रचित कहता है ठीक है मैं समझ गया हूँ, अब आप जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। और रचित के साथ 3-4 वर्कर और थे, रचित उनसे बढ़िया घुल मिल गया था, मतलब एक ही दिन में घुल मिल गया था। लेकिन वर्कर वो देखता है कि सुबह के 10 बजे से शाम के 8 बजे तक कि वहाँ उस पेट्रोल पंप पर रुकते थे, उसके बाद सब चले जाते थे। हमारा रचित बस बचता था। और हमारा रचित की सैलरी बेसिकली 30,000 है एंड उसके अगल बगल वाले वर्कर की सैलरी सिर्फ और सिर्फ 15,000। तो रचित कहता है भाई कोई तो जॉब का। तो रचित सोचता है कि कुछ तो बात है मेरी जॉब में, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसे बहुत अच्छे से करूँ। उसके बाद रचित हमारा 8 बजे के बाद बढ़िया से टाइम पास करते करते बहुत सारी गाड़ियाँ पेट्रोल डाल देता है एंड मतलब वहाँ पे ज़्यादा ट्रक ही आ रहे थे, बेसिकली गाड़ी मारी कुछ ऐसे आ नहीं रही थी, क्योंकि मैंने बताया आपको सुनसान हाईवे है। तो रचित देख रहा था, रचित ने नोटिस भी किया था ये चीज़ कि तो ऐसे करते करते बज जाते हैं हमारे रचित को 11, और 11 बजे के बाद रचित को 12 बज जाते हैं। रचित अपने केबिन में हो जाता है, रचित झपकी लेने लगता है। जैसे ही 12:30 बजते हैं रचित को एक हॉर्न सुनाई देता है। रचित उठता है और पेट्रोल डालने के लिए बढ़ने लगता है आगे, लेकिन रचित देखता है क्या 12:30 बज चुके हैं। और वो धीरे से बाहर झाँक के देखता है तो वो बहन वहीं पर खड़ी हुई होती है। रचित समझ जाता है कि ये वही बहन है जिसकी चाचा जी बात कर रहे होते हैं। रचित नीचे मुंडी करके जाता है, बहन की तरफ भी नहीं देखता, वो टंकी
इन्फिनाइट पे डाल देता है और भरने लगता है पेट्रोल। जैसे ही पूरा भर जाता है वो टैंक बंद कर देता है और बिल्कुल नीचे देखते देखते केबिन के अंदर। कुछ नहीं, पहला दिन नॉर्मली गुजर गया। रचित ने बिल्कुल खिड़की में नहीं देखा ना मिरर में देखा, बढ़िया से पहला दिन गुजर गया। अब आती है दूसरे दिन की बात। हमारा रचित क्या करता है कि दूसरे दिन भी ऐसे ही गुजार देता है और उसको आती है फिर क्या, रात के 12:30 बजे की रात। फिर वैसे ही होता है, रात में फिर वही ओमनी वैन आती है, फिर वो पैरों डालता है, नीचे मुंडी करके चला जाता है। लेकिन परसों की रात को जैसी वो वैन आती है, उसके बाद वो पेट्रोल डालता है, अपने केबिन की ओर बढ़ ही रहा होता है तो पीछे से एक आदमी आवाज लगाता है, अरे ओ भाई साहब, हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? और ये आवाज ना बहुत ऐसे, एक किसी ऐसे आदमी की आवाज थी जो बहुत, तो लाइक बहुत भारी आवाज, समझ रहे हो ना, बहुत भारी, बहुत 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 लाउड, मतलब बहुत भारी और लाउड। तो आप समझ सकते हो कि कितनी खतरनाक आवाज। तो हमारा रचित क्या करता है, पीछे मुड़ने के लिए ऐसे कर ही रहा होता है, लेकिन उसने क्या देखता है, वो सामने एक शीशा लगा होता है, वहां पे वो देखता है कि वो बहन अभी भी वहां पर खड़ी हुई होती है। और रचित पीछे मुड़ने वाला होता ही है कि रचित एकदम से अपने पैर वहीं पर जमा लेता है और रचित सीधे मुंह करके केबिन की ओर बढ़ने लगता है। उसे 3-4 बार आवाज आती है, लेकिन वो केबिन लॉक कर लेता है। उसके बाद मोबाइल चलाने लगता है, मोबाइल पर हनुमान चालीसा चला लेता है बेसिकली, और अपना जो है आंखें बंद कर लेता है। कुछ नहीं, रचित ये कर ही रहा होता है, तभी उसको क्या आवाज आती है कि वो वैन वहां से चली गई होती है। रचित बढ़िया सांस लेता है और फिर अपना काम चालू कर देता है। लेकिन इस बार रचित के केबिन में रचित को तकरीबन 3 बजे एक किसी आदमी की खटखटाने की आवाज़ होती है और वो वही बंदा होता है जो पहले था, जो उसको आवाज़ लगा रहा था पीछे से। रचित का हिम्मत तो नहीं था खोलने का, लेकिन वो बंदा रचित से कहता है, सर सर खोलो खोलो, प्लीज़ खोलिए सर, ये मुझे मार देंगे सर, ये मुझे मार देंगे, ये ओमनी वैन वाले मुझे मार देंगे। रचित कहता है, कहीं किसी मेरे जैसे आदमी को इन लोगों ने परेशान तो नहीं कर रखा है, मतलब जो भी वो है। रचित कहता है कि ओमनी वैन वालों ने मतलब लाइक उस बंदे को घेर तो नहीं रखा है, मैं जल्दी से उसको अपने केबिन के अंदर कर लेता हूँ। तो रचित केबिन का गेट खोल देता है और वो क्या देखता है कि बाहर कोई नहीं होता, और वो वैन थोड़ी आगे जाकर, मतलब वैन का इतना आधा हिस्सा, वैन इतनी है तो वैन का इतना पीछे का आधा हिस्सा दिख रहा होता है। और रचित क्या करता है, गलती से उसके शीशे खुले होते हैं, सबसे पीछे वाले एक इंसान को देख लेता है। रचित की ये सबसे बड़ी गलती थी, क्यों? रचित की ये सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि रचित जैसे उस आदमी को देखता है, उस आदमी की नज़र रचित पर पड़ती है। रचित क्या देखता है, उस आदमी की आंखें ही नहीं, इवन उसका सिर भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रचित पूरा घबरा जाता है। रचित गेट लॉक कर लेता है और लाइक उस रात उसकी बहुत अजीब सी गुजरती है। उसके बाद कुछ नहीं, रचित अपना सोता है और फिर उसकी नींद खुलती है सुबह के 1 बजे। जी हाँ दोस्तों, सुबह के 1 मतलब दिन के 1, सॉरी सुबह के 1 नहीं, दिन के 1 बजे नींद खुलती है और वो लाइक बेहोश टाइप हो गया था, केबिन अंदर से बंद कर लिया था और पूरे खटखटा रहे थे लोग, भाई पेट्रोल डालना है, जल्दी उठ जा, और बहुत से ट्रक ऐसे चले गए। तो रजत की 1 बजे नींद खुलती है, वो जैसे ही उठता है देखता है कि बाहर बहुत सारे कर्मचारी हैं। रजत गेट खोलता है और फिर कर्मचारी उस पर भड़क उठते हैं। तो रजत पूरी बात बताता है रात सबको। तो इवन चाचा जी सामने से आ रहे होते हैं तो चाचा जी को लाइक रजत बहुत परेशान दिखता है और उसको सोया सोया सा लगता है। तो रजत कहता है, तो चाचा जी रजत से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम कल रात सोए नहीं थे क्या, इतनी लेट हो गए? तो रजत कहता है, मालिक कल मेरे से एक बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने उस ओमनी वैन में से एक आदमी को देख लिया, मेरी गलती नहीं थी। चाचा जी कहते हैं, क्या तुमने उस ओमनी वैन में से एक इंसान को देख लिया? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें अभी कैसा लग रहा है? तो रचित कहता है, मैं तो पहले जैसा ही फील कर रहा हूँ। चाचा जी कहते हैं, अब तुम्हें यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम जाओ, तुम्हारी आज से छुट्टी, तुम जा सकते हो। तो रचित कहता है, अरे क्या बात कर रहे हो आप, मैंने तो अभी तीन दिन ही काम किया है और मेरी पगार। तो वो कहते, बेटा मैं तुम्हें 30,000 दे रहा हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से और यहाँ कभी मत आना। रचित कहता है, ठीक है भाई, मैं चला जाता हूँ, मेरे लिए और बेटर है। रचित खुश हो जाता है, रचित जाने लगता है अपने घर की ओर। बढ़िया से रचित पहुंच जाता है अपने घर पे।
रचित के कार्ड में अपनी सैलरी आ जाती है, उसको पहले 15,000 मिल चुकी होते, 15,000 अब मिल जाती है। रचित बढ़िया खुश, सब खुश। लेकिन रात के जैसे ही 8 बजते हैं, रचित सोने के लिए चला जाता है। रचित बहुत खुश था भाई कि चलो बिना कुछ करे सैलरी मिल गई। अब उसके बाद रचित बढ़िया से सो रहा है, तो तकरीबन 1 बजे क्या होता है कि रचित को सपना आता है कि रचित उसी पेट्रोल पंप में काम कर रहा है। रचित ने बिल्कुल सेम उस दिन जैसे किसी बंदे खटखटा, रचित ने उसको बचाने की कोशिश की, और उसके बाद रचित ने पीछे ओमनी वैन के एक इंसान को देख लिया जिसका सिर नहीं था। अब उसके बाद रचित की नींद खुल जाती है, और रचित क्या देखता है कि वो अपने घर पर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रचित अपने घर पर नहीं है। रचित उसी पेट्रोल पंप के बाहर डला हुआ है जहाँ पर उसने ओमनी वैन देखी हुई थी, और पेट्रोल पंप वहाँ पर लॉक हो रखा है। रचित क्या देखता है कि रात के तकरीबन बज रहे हैं 12:30, वहां से ओमनी वैन आती है। वही ओमनी वैन आती है, रचित देख रहा है उस ओमनी वैन में लिटरली 6 सिरकटे बैठे हुए होते हैं। वो उतरते हैं और रचित को अपने साथ ले जाने लगते हैं। रचित बहुत तेज चिल्ला रहे कि छोड़ो, अरे छोड़ो यार, ये तुम कौन हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। रचित को वो ले जाते हैं अपने साथ। रचित जैसे ये देखता है, रचित एकदम से उठ जाता है। रचित क्या कहता है, फिर रचित क्या देखता है कि सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और रचित ने ये सपना देखा हुआ है। लेकिन रचित की आंखें बहुत ज़्यादा जल रही होती हैं, रचित की स्किन बहुत ज़्यादा पीली पड़ रही होती है। इवन रचित का पैर एक कुछ पैरालाइज सा होने लगता है। रचित कहता है ये क्या सीन है मेरे साथ, वो पेट्रोल पंप का, और जहाँ जहाँ उनने मुझे ओमनी वैन वालों ने पकड़ा है, मतलब जहाँ जहाँ वो सिरकटों ने इसको पकड़ा था वहाँ वहाँ इसके निशान है। मतलब उसने सपने में पकड़ा है इसको, लेकिन इसकी निशान असली में। अब रचित को कुछ ना कुछ डाउट होने लगा था, और रचित जाता है अपने घर के पंडित जी के पास। रचित अपनी मम्मी को बेसिकली नहीं बताता है, वो खामखा परेशान हो जाएंगी क्योंकि अभी वो सदमे से निकली है। तो रचित अपनी पंडित जी के पास जाता है और वो पूरी बात पंडित जी को बताता है, जो रचित के साथ हुई। तो पंडित जी कहते हैं क्या तुम ईटीसी में नाम नहीं ले सकता, इस पेट्रोल पंप में काम करते थे। रचित कहता है हाँ। पंडित जी कहते हैं बेटा तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हें वो सिर कटे 6 से अपने साथ शामिल कर लेंगे। इवन मेरे पास भी एक बंदा आया था तुम्हारे जैसा ही, उस पेट्रोल पंप में काम करता था, मैंने उसकी कुछ हेल्प नहीं कर पाया। रचित कहता है, रचित लिटरली रोने लगता है। वो बोलता है पंडित जी आपको पता है मेरी मम्मी के साथ और मेरे पापा की रिसेंटली डेथ हो गई, और मैं उनके अपनी बहन और अपनी मम्मी के लिए इकलौता ही हूँ, तो प्लीज़ मेरी मदद करिए। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बता सकता हूँ कि जिससे तुम उस सिरकटे को बस में कर सकते हो, या तो तुम मर जाओगे या तो तुम आज़ाद हो जाओगे। इसमें तुम्हारे हानि हो सकती है पैर की, आँख की, कान की, नाक की, कुछ भी एक पार्ट की हानि जरूरी है तुम्हें होगी। तो पंडित जी कहते हैं रचित से कि इस बार जब वो तुम्हारे सपने में आए तुम्हें तुम्हारा पैर किसी चाकू से काट देना है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा है, लेकिन ऐसा पंडित जी ने रियल में बोला था। कहता है भाई कैसी बात कर रहे हो पंडित जी आप, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। पंडित जी कहते हैं जैसा मैं बोल रहा हूँ करो, नहीं तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। और आज तो आखिरी रात है, क्योंकि कोई उधर उस सिरकटे को देखने के बाद एक दिन से ज़्यादा बच ही नहीं पाया। तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास शायद आज का आखिरी दिन है। पंडित जी बोलते हैं तुझे अपना पैर काटना है, और वो जैसे ही उस वैन से उतने पेट्रोल डालने के लिए तुझे धीरे से कहीं छिप जाना है। अपना पैर काटने के बाद उस चीज को, अपने पैर को तुझे उस ओमनी वैन की सीट पर रख देना है और तुझे वहां से भाग जाना है। तू कैसे भागता है, तू क्या करता है, तुझे अपना पैर ही देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पिछले वाले जो बंदा फंसा था उसे बताया था कि तू अपना एक उंगली दे देना, लेकिन उस उंगली से वो सिरकटे खुश नहीं हुए। तो पंडित जी कहते हैं ऐसा करना और तू घर आ जाना बस। तो हमारा रचित थोड़ा रोता है, कहता है मैं अपना पैर हमेशा के लिए गवा दूंगा एंड ऑल। तो पंडित जी कहते हैं तू जी सकता है या तो तू मर सकता है, अब तेरे ऊपर।
क्या करता है, रचित घर जाता है। रचित घर जाने के बाद वहाँ पर सोने का ट्राई करता है। सोने सोते उसको 11 बज जाते हैं, नींद नहीं आ रही होती है। तो 11 बजे वो जैसे ही सोता है, वो उठता है उसी पेट्रोल पंप के पास 12:30 बजे। इस बार ओमनी वैन बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी और इस बार 6 बंदे फिर वहाँ से उतरते हैं। रचित हमारा छिपा हुआ था और रचित जैसे ही वो बंदे पेट्रोल डालने के लिए उतरते हैं, तो रचित अपना पैर काटता है। रचित की चीख निकल रही होती है, लेकिन नीचे रचित अपने ऐसे दांत दबाए हुए अपने पैर को लिटरली सोचो, मैं सोच भी कैसे मतलब सकता हूँ और आप भी सोच सकते हो कि कितना दर्दनाक होगा। रचित काटता है, रचित धीरे से जाता है, उस डिग्गी में रखता है। बिल्कुल भूत पेट्रोल डाल रहे हैं, जो भी है वो सिरकटी पेट्रोल डाल रहे हैं। रचित हमारा सिर्फ देख रहा है उन्हें। धीरे से डिग्गी खोलता है, वो वहां पर पैर डालता है। जैसे ही रचित अपना पैर डिग्गी में रखता है और रचित जानने लगता है, अब उसका रचित का पूरा खून खून से पैर हो रहा है और वो अपना सिर कटे वहां पर पेट्रोल डालने में आनंद मन मस्त हो रखे हैं। खून निकल रहा होता है और एकदम से एक सिरकटे की रचित पर नजर पड़ जाती है, क्योंकि सिरकटे को खुशबू आ गई थी रचित के खून की। तो सिरकटा रचित का पीछा करने लगता है, सिर्फ एक सिरकटा। और रचित का पीछा पीछा करते करते वो रचित के साथ जंगल में आ जाता है। बेसिकली रचित घर आ रहा बेसिकली रचित को घर आने के लिए बोला होता है उसके गुरुजी ने। तो उसके पीछे पीछे सिरकटा भी आ रहा होता है। रचित को ये चीज पता चल गई होती। रचित अपना पाथ चेंज करता है, अपना जगह जंगल से जा रहा होता है रचित बेसिकली, तो वो और तेज जाने लगता है। रचित अपना खून बंद करने के लिए पत्ते ढूंढता है और पत्तों से कुछ तो बनाता है और वो खून बंद कर देता है। और उसके बाद खून बंद करने के बाद वो एक पैर से लंगड़ाते हुए जा रहा है और वो सिर कटा जहां तक रचित का खून निकला वहां तक ही उसका पीछा करा। उसके बाद सिर कटा वापस लौट गया। रचित अपने घर तक आया जैसे तैसे, कुछ नहीं। रचित अगले सुबह उठता है, रचित का पैर रचित को नहीं मिलता है। रचित अपनी मम्मी को बहुत सी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन रचित की मम्मी समझने के लिए तैयार नहीं थी। रचित ने फिर बोल दिया उन्हें कि इट जस्ट एक्सीडेंट, एंड धीरे धीरे मनाया। और अभी प्रेजेंट टाइम में रचित एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। उसके पास एक पैर नहीं है, लेकिन वो एक नकली पैर के सहारे भी चल रहा है। रचित की एज 25 साल है और रचित अच्छा खासा कमा रहा है और इसके साथ तो रचित की शादी भी होने वाली है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन रचित भाई। और रचित भाई के साथ जो इंसिडेंट हुआ, मैं विश करता हूँ किसी के साथ ना हो। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तो टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।